नमस्कार। जीसीटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मुकेश बाकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना टॉपिक है स्थिर विद्युत की, जो कि आपकी बुक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का चैप्टर नंबर 2 है। इसमें आज का अपना टॉपिक रहेगा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम का अध्ययन आपने पिछली कक्षाओं में किया होगा, और फिर से आपको मैं बता दूं कि कूलाम का नियम क्या होता है। तो कूलाम के नियम की हम बात करें तो कूलाम नियम कोई दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल जो है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। और जब हम इसमें समानुपाती नियतांक को हटाते हैं तो वहां पे क्या लिखते हैं, के का मान है 9 × 10⁹ ये भी होता है, और साथ ही साथ 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो यही कूलाम का नियम रहेगा। बस चेंजिंग इसमें थोड़ा सा इसमें चेंजिंग इतना होगा कि इसमें जो आवेश लेंगे, कि जैसे हमने Q1 और Q2 दो आवेश लिए, तो जब Q1 का Q2 पर आवेश आरोपित किया जाए तो वो प्रतिकर्षण या आकर्षण बल जो महसूस करता है उसका मान क्या निकलेगा, या फिर उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वो हमें आज इस क्लास में जानना है। तो करते अपनी क्लास स्टार्ट। तो अपना टॉपिक है कूलाम का नियम। सबसे पहले हमें यह तो पता है कि निर्वात में लेने हैं, दो स्थिर आवेश लेने हैं, और उन्हीं को लेकर अपने को फॉर्मूला बनाना है। तो उससे पहले है हम थोड़ा सा चित्र बना लें। चित्र कैसे बनेगा कि ये मैंने ले लिया एक्स, वाई अक्ष ये हो गया, एक्स अक्ष ये हो गया, जेड अक्ष ये बिंदु हो गया ओ। यहां से ये बिंदु ले लिया, यहां से ये ले लिया, यहाँ पे Q1 मान लिया, यहाँ पे हो गया Q2। ये क्या है, दो आवेश, दो बिंदु आवेश लेने थे ना हमने, तो वो दोनों बिंदु आवेश ये हो गया Q1 एंड ये हो गया Q2 आवेश, दो आवेश लिए हैं। अब क्या करना है कि हमें इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी निकालनी है, यही करना है। तो हमें जब भी इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये इस दिशा में हो जाएगा, ये इस दिशा में हो जाएगा, यहां से ये दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी की बात करूं मैं तो बीच की दूरी यही होगी। इसको नाम दे दिया R2 वेक्टर, एंड ये हो जाएगा R1। तो इसकी जो दूरी वो क्या हो जाएगी, R2 माइनस R1 का वेक्टर। ये जो दो बिंदु आवेश है Q1 व Q2, उनके बीच की दूरी हो जाएगी आपके R2 माइनस R1। इतना क्लियर है। अब इतना क्लियर है तो हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। तो परिभाषा के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे कि दो विरामावस्था में आवेश से उन दोनों के बीच की अन्योन्य प्रक्रिया के बारे में, अन्योन्य क्रिया के बारे में कूलाम का नियम बताता है, व्यक्त करता है। तो करते हैं अपनी क्लास और लिखते हैं थ्योरी। अब वैसे आपको ये इसकी परिभाषा की बात करते हो, परिभाषा आपको पता है, और परिभाषा में कोई चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल राइट परिभाषा वही वाली है। अब जो मैं लिखाऊंगा वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है, जिसको आप लिख ही लेना, क्योंकि जो है आपके क्लास है उसके अकॉर्डिंग, जो आपका लेवल है उसके अकॉर्डिंग वही परिभाषा लिखनी है आपको। तो किसी, अब क्या होगा यहाँ पे निर्वात, निर्वात में ले लो आप भले ही, या फिर दो स्थिर आवेश लेने अपने को, तो क्या लिखेंगे कि किसी निर्वात में स्थित दो विराम अवस्था में, विराम अवस्था में दो आवेशों के मध्य अन्योन्य क्रिया को कूलाम का
नियम बताता है। इसके अनुसार क्या होगा कि दो आवेशों, बिंदु आवेश कह सकते हैं जिनको हम, बिंदु आवेश भी लिख दे तो लिख दो आप, बिंदु आवेश है ये कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या क्या होगा, प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस ये पता है आपको। अब यहाँ पे जैसे कि मैं बल की बात करूं तो बल मैंने मान लिया ये F ले लिया। अब जो मैं ये लैंग्वेज लिखी है, पता है आपको किससे लिखी है, वो एक सूत्र से लिखी है, और वो सूत्र क्या बनेगा, यहाँ पे जैसे कि F ले लिया, प्रतिकर्षण या आकर्षण बल हो गया ये F समानुपाती Q1 एंड Q2, ये तो फर्स्ट नियम हो गया। समीकरण नंबर 1 लिख दो इसको कि जो आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है इन दोनों आवेशों, कौन से आवेश, वो Q1 और Q2 आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तथा सेकंड वाली लाइन में क्या हो जाएगा कि ये जो बल है वो इन दोनों के मध्य दूरी R2 माइनस R1 है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन दोनों को एक साथ लिखने पर क्या हो जाएगा, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग आप परिभाषा बनाना चाहो तो परिभाषा बना सकते हो, ये भी लिखना चाहो। अब देखना एक चीज और, मैं आपको हमेशा यही बताता हूं कि जैसे ही आप कोई भी व्यंजक प्राप्त करते हो तो उसके नीचे आप लिखोगे कि ये व्यंजक मैंने किसका प्राप्त किया है, तो यहां पे क्या लिखोगे कि समीकरण नंबर 2 कूलाम के नियम को व्यक्त करता है। कूलाम का नियम ही बता रहा है, ये कूलाम का नियम ही बता रहा है, तो बस यही चीज आपको लिखनी है। अब ये इतना ही खत्म नहीं है, कूलाम का नियम वैसे देखा जाए तो बस इतना ही है कि कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल राइट है, यही परिभाषा इसकी मेन परिभाषा देखा जाए ना। यदि आपके 1.5 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको यहां तक लिखना है कि निर्वात में है, हमने 2 आवेश लिए, चित्र सहित लिखना है, चित्र का विशेष ध्यान रखना है। चित्र में विशेष ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मूल बिंदु है उससे अपने को 2 आवेश लेने हैं, उन दोनों की दूरी लिखनी है, उन दोनों के बीच की दूरी को व्यक्त करना है, फिर उनकी गुणनफल के समानुपाती कर दिया और उनके बीच की दूरी की जो वर्ग है उसके व्युत्क्रमानुपाती कर दिया। अब देखेंगे हम क्या कि यहां से ये एफ है उसको तो एफ ही रहने दो। अब इसके साथ में जैसे कि आपके क्या आया हुआ है, यहां पे है समानुपाती का चिन्ह, समानुपाती का चिन्ह है ना, तो उसको भी आप क्या लिख सकते हो भाई, समानुपाती के चिन्ह को यदि मैं हटाऊं तो उसकी जगह क्या लिख सकता हूं, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको के लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा, के लिखूंगा। एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर का स्क्वायर। ये क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि Q1 स्थिर आवेश है, स्थिर आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल,
बिंदु आवेश के दो या आवेश के दो, आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल क्या हो जाएगा भाई, यहां से ये हो जाएगा आपकी F1 से 2, 1 से 2 हो जाएगा, यानी कि एक के द्वारा इस दो पर लगने वाला बल, जिसको मैं क्या लिखूंगा, ये तो है जैसे जैसे रहने वाला कांस्टेंट मान है K1 Q2, और यहाँ पे जो है ये R2 माइनस R1 क्या है, ये तो है उसका स्क्वायर है, साथ में इसमें R2 जब इसमें Q1 से Q2 पर लगेगा तो इसके साथ के अंदर है वो एक एकांक सदिश R2 माइनस R1 है, उसका भी गुणा हो जाएगा ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे होगा तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसको मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखना कि ये 1 से 2 पर लग रहा है कि जो बल है, स्थिर विद्युत बल है वो इस 1 से 2 पर लग रहा है, तो मैं इसको लिख दूं कि F वेक्टर 1 2, यानी कि 1 से 2 पर लग रहा है। बात वही है, यहां पे इस जो चिन्ह है इसको हटा दिया मैंने और यहां पे डायरेक्टली लिख दिया 1 एंड 2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये K Q1 Q2 अपॉन ये हो जाएगा आपके R2 1, यही होगा, ये हो जाएगा R21 का क्यूब, ये मापांक लिखते रहना साथ में, इसको मैंने R21 लिख दिया तो इसको भी तो R21 ही लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आराम से, बस छोटा सा है, इसमें कुछ भी नहीं है, समझने वाली बात नहीं है। जितना आप सीरियस ले रहे हो ना, जितना मैं सीरियस ले रहा हूँ, आप लोग तो क्या पता सीरियस लो और नहीं भी लो। तो K Q1 Q2 R21 और R21 का हो गया ये क्यूब। अब यहाँ पे जब R21 वेक्टर है वो क्या है, एक एकांक सदिश है, मात्रक सदिश है, तो एकांक सदिश का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, K Q1 Q2 ये हो जाएगा R21 का केप अपॉन इसका मान कितना हो जाएगा, R21 का स्क्वायर। बस क्लियर है इतना, तो ये हो गया आपके। अब ये तो है 1 से 2 पर, जब हमने किसी बिंदु आवेश से 1 का 2 पर स्थिर विद्युत बल का मान क्या होगा, ये वाला मान प्राप्त होगा। जब आपको कह दे कि 2 से 1 पर कि बिंदु आवेश Q2 का Q1 पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल का मान निकालो, तो आप उसका मान निकाल सकते हैं। सेम प्रोसेसिंग है, कुछ भी नहीं करना आपको, बस है जैसे का जैसे जहां पर 2 है वहां पे 1 लिख दो, जहां पे 1 है वहां पे 2 लिख दोगे, उसके अकॉर्डिंग आप मान ज्ञात कर सकते हो। अब यहाँ पे हम इसके की बात, मान की बात करें तो जो के है यहाँ पे क्या है, एक नियतांक है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने उस समानुपाती की चिन्ह की जगह इसका यूज किया है, तो इसकी जगह मैं और क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह एक तो मान क्या होता है 9 × 10 की पावर 9, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये मान है 9 × 10 की पावर 9, क्या है भाई, ये इसका मात्रक मुझे बताओ, देखें जल्दी से सोचो एक बार कि 9 × 10 की पावर 9 है, उसका मान कितना होता है, तो यही मान लेता है इसका 9 × 10 की पावर 9, और किसका मात्रक क्या होता है, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है। अब है यहाँ पे यदि हम इसके मान को लिखना चाहे तो इसको ये भी लिख सकते हैं 1 2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर डॉट R वेक्टर 21, ये भी हम इसका मान लिख सकते हैं। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी जगह हम और क्या लिख सकते हैं, आपने वो पढ़ी होगी आपेक्षिक विद्युतशीलता बड़ा, जिसमें एप्सिलॉन R = क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यदि हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की बात करें या एप्सिलॉन की बात करें, यहाँ पे आपको एप्सिलॉन मान भी मिल सकता है कई बार कि जैसे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है उसका मान निकाल सकते हैं, और एप्सिलॉन नॉट का मान निकालकर हम उसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो भी मान प्राप्त होता है कि जैसे कि एप्सिलॉन हो यहाँ पे, तो ये एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन R हो जाएगा।
तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये मान निकालना है। बस यही था आपके कूलाम का नियम, इतना ही है बस, छोटा सा था ना, अच्छा था, कोई बात नहीं, ये तो वैसे भी आपको पढ़ा हुआ था। अब आते हैं हम थोड़ा सा क्या, आपने ये तो था आपने जैसे कि दो नियमों के, दो आवेशों के लिए कूलाम का नियम दो आवेशों के लिए ही लागू होता है। अब बहुल आवेश आ गए, बहुल आवेश का मतलब क्या होता है, बहुल यानी बहुत सारे, बहुल है ना, बहुत सारे आवेश आ जाएं तो हमें क्या करना होगा, हमें अपना सर पकड़ के बैठ जाना होगा, है भाई, हमें तो केवल दो आवेशों के लिए पढ़ा। आप तो ये बोलोगे कि भाई गुरुजी हमने तो दो ही आवेशों के लिए आपने पढ़ाया था, ये बहुल आवेश कहाँ से आ गए, तो बहुल आवेशों के लिए भी आपने पढ़ा होगा अध्यारोपण का सिद्धांत, वो अध्यारोपण का सिद्धांत का करते हैं अध्ययन। तो ये है आपके नेक्स्ट, तो ये है आपके बहु आवेशों के मध्य बल व अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि वैसे तो हम बात करें जो अपने आवेशों के बारे में, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं कि दो आवेशों तक तो अपने कूलाम नियम जो है लागू होता है, लेकिन दो या दो से अधिक हो जाए, चलो दो तक तो चलो सीमित है भाई, कूलाम का नियम हम यूज में ले लेंगे, लेकिन दो से अधिक आ जाए ना, तो उस टाइम अपने क्या करना है, उस टाइम अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है कि दो से अधिक आवेशों की उपस्थिति में अध्यारोपण का सिद्धांत ही लागू होगा। और अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है कि दो या दो से अधिक आवेशों में जो परिणामी बल है उसका मान उन सभी आवेशों पर लगने वाले कूलाम बलों के सदिशों के तुल्य होता है। बस यही था आपके अध्यारोपण का सिद्धांत। इसके अकॉर्डिंग पहले आपको मैं चित्र बता देता हूं कि चित्र कैसे बनेगा, कि जैसे ये ले लेते हैं कलर, यहां पे ये हो गया कोई एक स्थिर आवेश क्यू नोट ले लिया, यहां पे जैसे कि मैंने लिया ये लाइन भाई सीधी करनी है ना, Q1, इस पर आवेश लगने वाला कौन सा आवेश है, ये मैंने आवेश ले लिया F1। यहां पे जैसे कि मैंने आवेश लिया, जैसे कि आवेश ले लिया Q2, इस पर ये लगने वाला आवेश हो गया F2 वेक्टर, ठीक है। यहां पे जैसे कि मैंने लिया आवेश Q3, इस पर लगने वाला ये आवेश कितना हो जाएगा F3। एक यहाँ पे मान लो ये हो जाएगा Fn मान लो, जो कि किस पे लग रहा है, Qn पे लग रहा है, ठीक है। यानी कि ये तो हो जाएगा आपकी Q नोट है जो कि एक स्थिर आवेश है, और इस जैसे कि Q1 की बात करूं तो Q1 पर कौन सा आवेश लग रहा है, F1 लग रहा है, Q2 पे कौन सा लग रहा है, F2 लग रहा है, Q3 पर कौन सा लग रहा है, F3 लग रहा है, Qn पे कौन सा लग रहा है, Qn लग रहा है। बस अब इसी के अकॉर्डिंग आपको ये इसकी थ्योरी लिखनी है, तो थ्योरी की लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि बहु आवेश तो नहीं, बहुत सारे, बहु यानी बहुत, बहु दो प्रकार की होती है, एक तो बहु जो अपने क्या कहते हैं उसको, लड़के की वाइफ, एर ये वो नहीं है बहू है ना, सास बहू वाली नहीं है, सास बहू, ये बहू है बहुत सारे, है ना। तो इसमें होगा आपके दो या दो से अधिक आवेशों, दो से अधिक आवेश होंगे तो क्या होगा भाई, और जो मैंने आपको थ्योरी बताई है बस उसी के अकॉर्डिंग लिखना है कि जब दो से अधिक आवेश होंगे तो कूलाम नियम है वो लागू नहीं होगा। तो क्या लिखूंगा मैं कि दो से अधिक आवेशों के मध्य, वही लिखना है, सेम लिख दो जो हमने कूलाम के नियम में लिखा था, अन्योन्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए कूलाम का नियम पर्याप्त नहीं है, अतः हम इसके लिए अध्यारोपण का
अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या करेंगे कि दो या दो से अधिक आवेशों के मध्य अन्योन्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए कूलाम नियम पर्याप्त नहीं है, अतः हम इसके लिए अध्यारोपण के सिद्धांत से हाँ परिणामी बल का मान निकालते हैं। तो इसके लिए अब क्या करना है, यहाँ पे अपस्ट्रोफी कोमा और फिर यहां से परिभाषा करें शुरू। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं कि दो या दो से अधिक, है ना, दो या दो से अधिक आवेशों पर कार्यरत परिणामी बल भिन्न भिन्न आवेशों पर स्वतंत्र रूप से कार्यरत कूलाम बलों का सदिश योग के तुल्य होता है। कि दो या दो से अधिक आवेशों पर कार्यरत परिणामी बल, दो या दो से अधिक आवेशों पर, हाँ आवेशों पर कार्यरत परिणाम बल है जो कि किस पर होगा, किसी एक आवेश पर कार्यरत रहेगा, ये तो है ना, कि उपस्थित ये इतनी उपस्थित होगा किसी आवेश पर, दो से अधिक आवेशों पर, आवेशों में किसी आवेश पर, ये होगा ऐसे, दो से अधिक आवेशों में किसी आवेश पर, में किसी आवेश पर परिणाम बल भिन्न भिन्न आवेशों पर स्वतंत्र रूप से कार्यरत कूलाम बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। बस ये है आपके अध्यारोपण का सिद्धांत। अब क्या करेंगे भाई, ये हमारे पास में जो चित्र बनाया था ना अभी ये वाला, बस उसके अकॉर्डिंग आपको मान लिखना है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस चित्र की थ्योरी लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे कि हमने एक स्थिर आवेश Q नोट लिया तथा हमने ये देखा कि Q1 आवेश से उस पर जो बल है वो कौन सा है, जो इस चित्र में लिखा गया है, बस उसी को लिखना है कि Q1 आवेश से उस पर कार्यरत बल कौन सा है F1, Q2 पर कौन सा है F2, Q3 पर कौन सा है F3, Qn पर कौन सा है Fn। बस जो लिखा है वही आपको अब थ्योरी में लिखना है। इसके अनुसार हमने ये मान लिए और इनके अकॉर्डिंग जो परिणामी बल है उसका मान फिर हमें नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि माना हमने Q1 Q2 Q3 डॉट Qn आवेश लिए किसी प्रभाग में लिख दो, माना किसी प्रभाग में हमने Q1 Q2 Qn आवेश लिए तथा एक परीक्षण आवेश Q नोट को स्थिर रखा। तो हम जानते हैं कि Q1 Q2 Q3 Qn पर कार्यरत बल F1
F2 Fn F3 भी लिख देना है ना। अब टू तो लिख दिया है ना, जितना आवेश लिखते हो उतना ये बल लिख देना। कार्यत बल होगा तो परिणामी बल, परिणाम बल क्या हो जाएगा, F वेक्टर इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट Fn, यही होगा। तो अब ये मान होगा, तो अब इनके प्रत्येक के मान लिखने होंगे। प्रत्येक के मान क्या क्या दिए गए हैं हमें, मान देखो ऊपर, हाँ भाई इसमें देखो R1 ये दूरी भी लेनी होगी। अब इसमें ये R1 दूरी ले लेना, यहाँ पे हो जाएगी ये R2 दूरी हो जाएगी, ये हो गया आपके Rn दूरी, दूरी की भी तो जरूरत पड़ेगी ना हमने को, और ये हो जाएगी आपके R3 दूरी। ठीक है, ये लिख देंगे हम। इस F1 का मान क्या हो जाएगा, के क्यू नोट, अरे एक तो क्यू नोट आवेश लेगा, स्थिर आवेश लिया था क्यू नोट, और सेकंड वाला कौन सा लिया था हमने, चित्र को देखो आप, चित्र को देखो भाई, एक क्यू नोट आवेश लिया, एक तो एक हो जाएगा Q1, दो आवेश हो गए। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि एक क्यू नोट आवेश हो गया, एक Q1 आवेश अपॉन यहाँ पे जो दूरी थी वो दूरी क्या थी, R1 का स्क्वायर डॉट यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 का केप। R1 की दूरी ली थी ना हमने, अरे R1 दूरी ली थी कि देखो ये रही भाई R1, वो वाली, ये वाली देखो ऊपर R1 दूरी लेने, तो हमें भी यहाँ पे नीचे भी क्या लिखना होगा, R1 ही लिखना है। अब ऐसे नहीं कि कई बार आप R1 2 वो 2 1 वाले वो लिखने लग जाओ, जितनी दूरी लेते हैं वही मान लिखना है आपको। प्लस इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, के क्यू नोट, और ये हो गया Q2 अपॉन ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर डॉट R2 की के, प्लस ये हो जाएगा के क्यू नोट Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर डॉट R3 के, प्लस डॉट डॉट, थोड़ा सा इधर कर लेता हूं मैं, ये हो जाएगा क्यू नोट Qn अपॉन Rn वेक्टर का स्क्वायर डॉट Rn की के। क्लियर है भाई इतना। अब यहाँ पे हम एक चीज नोट करें, तो के क्यू नोट इनमें सभी में है, तो के क्यू नोट है उसको मैं बाहर ले लूं, तो के क्यू नोट मैं बाहर ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा आपके Q1 अपॉन R1 है उसका स्क्वायर डॉट R1 का केप, प्लस ये हो जाएगा Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर डॉट R2 का केप, प्लस ये हो जाएगा Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर डॉट R3 की केप, प्लस डॉट डॉट ये हो जाएगा Qn, और ये हो जाएगा Rn का वेक्टर का स्क्वायर डॉट Rn का केप। हो गया ये मान किसका है, F वेक्टर का। तो ये है आपके भाई बहुल आवेशों के लिए व्यंजक। अब इसमें आप लिखना चाहो नीचे तो ये लिख सकते हो कि उपरोक्त व्यंजक है वो बहुल आवेशों के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत को व्यक्त करता है। उपरोक्त व्यंजक बहुल आवेशों के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत को व्यक्त करता है। हो गया ये। अब जैसे कि इसमें बात करें हम आयतन की, अब इसमें देखो कई बार आपके जैसे कि आ जाएगा आयतन, या फिर कोई दूसरे का मान निकालो, तो उसमें जैसे कि आपके आ गया ये डी एफ बराबर, हमने जैसे कोई ले लिया यहाँ पे ये रो डीवी ले लिया है ना, यहां से ये हो गया क्यू नोट, ठीक है। तो यहां से ये जो मान लेते हैं ना हम, अब उनके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे बस के क्यू नोट है उसको तो कॉमन लेने देना, और फिर यहाँ पे आ जाएगा रो
डीवी है वो ले लिया, तो ये इसके अकॉर्डिंग मान आ जाएगा। अब जो भी ये मान होंगे वो बस तरीका यही रहने वाला है आपका, यानी कि ये वाला है। अब देखो इसको आप यदि एक तरीका और भी है, इसको आप लिखना चाहो तो के नोट अपने समीकरण ये लिख दो, आई इक्वल टू 1 टू एन, और ये हो जाएगा आपके क्यू आई अपॉन आर आई वेक्टर का स्क्वायर डॉट आर आई के। बस इसको ये भी आप लिख सकते हो, एक ही बात है। तो अब है इसमें चाहे आयतन हो चाहे आपको कुछ भी मान दे दिया जाए, तो बस आप उस आयतन के अकॉर्डिंग कोई भी मान है वो ले लेना, और यहाँ पे आपको इसी तरह से मान एक एक के निकालने हैं, और यहाँ पे मान पुटअप कर दोगे तो यहाँ पे जो मान है वो डायरेक्ट प्राप्त हो जाएगा हमें, और बस वही इसका रूल होगा, वही इसका मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो भाई ये था अपने कूलाम का नियम, जो कि दो बिंदु आवेशों पर लागू होता है, और अध्यारोपण का सिद्धांत जिसका अध्ययन हमने किया कि अध्यारोपण का सिद्धांत है रूल्स। इसमें आपने देखा होगा कि हम केवल बिंदु आवेश लेकर ही चल रहे हैं, चेंजिंग इतना ही है कि जो कूलाम का नियम है वो केवल और केवल दो बहुल आवेशों के लिए दो आवेशों पर ही लागू होता है, लेकिन अध्यारोपण का सिद्धांत बहुल आवेशों पर लागू होता है। बस इतना ही चेंजिंग है, इतने अच्छे से समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो आप जानो, आपका काम जाने, मेरा काम तो था पढ़ाना। ठीक है, तो फिर भाई आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।